हेलो एवरीवन, आप सब लोग का स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये एक नया सीरीज़ है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टैटिक पार्ट है उसको सारी कवर करेंगे हम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियोस का इंटेंशन क्या है। देखिए, इस वीडियो का इंटेंशन आपको होल प्रिपरेशन के लिए कि दिस विल हेल्प यू इन इंटरव्यू एंड दिस विल हेल्प यू इन मेंस ऑल्सो। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक पोर्शन है उसका एक नया सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इन सीरीज़ का इंटेंशन क्या है। देखिए, इस सीरीज़ का इंटेंशन है कि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिक के, वो आप थॉरली समझ सके, क्योंकि वो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे और वो आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आजकल मेंस में आते हैं वो डायरेक्टली स्टैटिक से नहीं पूछे जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि एसबीआई कब स्टैब्लिश्ड हुआ था या पीएनबी के पहले चेयरमैन का नाम क्या था। ये सारे क्वेश्चंस आजकल मेंस एग्जामिनेशन में हमको देखने को नहीं मिलते। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही होते हैं, जो आपके लास्ट 4 to 6 मंथ्स पुराने होते हैं। लेकिन स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करता है आपको करंट अफेयर्स से लिंक करने में। क्योंकि अगर कोई न्यूज़ मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चल रहा है कि जैसे कि रिसेंटली रेपो रेट चेंज हुआ है, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या और किस तरीके का इसका इम्पैक्ट रहता है टू द इकोनॉमी, तो वो जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो इजीली आप ग्रैप नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो स्टैटिक का न्यूज़ है या स्टैटिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझे, सो दैट यू कैन अप्लाई दोज नॉलेज इन द करंट अफेयर्स, है ना। तो ये पहला पार्ट है। इसके कितने पार्ट हैं वो मैं आप लोग को अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म कर सकूं, क्योंकि स्टैटिक में मेन आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉट द डेटास। और इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी आप लोग को करा दूंगा। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बैंक। बैंक क्या होता है। देखिए, फॉर अ लेमैन, अ बैंक इज अ प्लेस दैट सेफली कीप्स योर मनी, कीप्स गिव्स लोन्स एंड हेल्प्स विद पेमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, बैंक एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो आपके पैसे को सेफ रखता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है और आपको पेमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो बैंक एक तरीके का मिडिल मैन है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम इसी डायग्राम में ये समझे कि पर्सन वन जो है वो एक हार्डवेयर का शॉप चलाते हैं और उससे एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉफिट वो जनरेट करते हैं और कुछ कैश एट द एंड ऑफ द डे उनके पास बच जाता है। वहीं पे पर्सन टू है जो वेकेशन के लिए सोच रहे हैं या फिर अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके पास अभी उतने एडुकेट पैसा नहीं है, तो उसको अभी पैसों की नीड है। तो पर्सन वन सोच रहा है कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, कच्चे का पैसा है और ये पक्के का पैसा है, उसको अभी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये पैसा मेरे पास पड़े रहेगा तो इसमें तो मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है और उसके अगेंस्ट में वो कुछ इंटरेस्ट गेन कर लेता है, लेट्स सपोज 3%। फिर पर्सन टू को यहाँ पे पैसों की नीड है तो बैंक को अप्रोच करता है और पैसे एज अ फॉर्म ऑफ लोन ले लेता है और वहाँ पे बैंक कुछ चार्ज करता है, लेट्स सपोज 10%। तो ये जो है वो कोर बिजनेस है बैंक का कि एक से वो डिपॉजिट ले रहा है और आगे वो लेंड कर दे रहा है। और क्योंकि जब वो डिपॉजिट ले रहा है तो वो 3% का ही जो है इंटरेस्ट रेट दे रहा है और जब वो लेंड कर रहा है तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज कर रहा है। तो इनका जो मार्जिन है, मतलब 3 और 10 का जो 7% मार्जिन है, वही बैंक का क्या प्रॉफिट है। सो दिस इज अ कोर बिजनेस जहाँ पे डिपॉजिट और लेंडिंग से वो पैसे कमा लेता है। उसी के साथ बैंक जो है अलग सर्विसेज भी देता है, जैसे कि लॉकर फैसिलिटीज होती है और पेमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। तो जैसे अगर इसी एग्जांपल में बात करें, अगर पर्सन वन गुजरात में रहता है, पर्सन टू किसी और जगह रहता है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ एक ट्रेड या बिजनेस करते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि पर्सन वन के लिए कि वो हमेशा उसके स्टेट में जाके पेमेंट जो है वो कैश में करे। तो बैंक एक तरीका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो पेमेंट एंड सर्विसेज भी ले सकता है, उनके गेटवे को इस्तेमाल कर सकता है और पेमेंट इनिशिएट कर सकता है। सो दिस इज अ कोर बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ओके, नाउ वी गो टू अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कुछ नहीं है। एसेट्स का मतलब होता है वो चीज़ जिस पे आपका ओनरशिप है। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करूं तो ओनरशिप जिस पे वो आपके एसेट होते हैं और जिस में आपके ओनरशिप नहीं है, ठीक है, वो आपके लाइबिलिटीज होते हैं।
इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो जिस घर पे आप रहते हो, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो वो आपका एसेट है, और जिस लैपटॉप को आप यूज़ करते हो वो आपका एसेट है, क्योंकि उसमें आपका ओनरशिप है। और वहीं पे अगर आप कोई चीज़ अपने दोस्त से कोई बोरो कर लेते हो, जैसे कोई गाड़ी बोरो कर लेते हो और बोलते हो कि यार मैं 7 दिन तक इसको यूज़ करूंगा और 7 दिन बाद मैं इसे लौटा दूंगा, तो वो जो 7 दिन तक आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपका एसेट नहीं कहलाता, वो आपका लाइबिलिटी कहलाता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे 7 दिन बाद आपको वो वापस से उस पर्सन को रिटर्न कर देना है। तो एसेट और लाइबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे यही है कि वो चीज़ें जो मेरी है, जिसमें मेरा ओनरशिप है, वो मेरा एसेट है, और जो चीज़ें मेरी नहीं है वो मेरी लाइबिलिटी है। अगर मैं हार्डवेयर शॉप की बात करूं तो उसका जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब जो उसने सामान रखा हुआ है, वो उसका क्या है, एसेट है, और अगर उसने कुछ लोन वगैरह लिया है वो उसकी लाइबिलिटी है। लेकिन बैंक में ये थोड़ा अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि बैंक का जो एसेट्स है वो क्या होती है, बैंक का जो एसेट है जिससे वो इनकम जनरेट कर रहा है, जैसे कि लोन जो इसने पर्सन 2 को दिया था, तो पर्सन 2 को जो लोन दे रहा है वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि इन फ्यूचर ये पर्सन 2 जो है वो लोन वापस से बैंक को रिटर्न कर देगा और बैंक को उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो एसेट क्या है बैंक के लिए, वो लोन है। और उसी के साथ इन्वेस्टमेंट, कि बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने पैसों से कुछ इन्वेस्ट करके रखा है मार्केट में, तो वो भी उसका एसेट है। कुछ पक्का कैश उसके पास रखा हुआ है बैंक का, वो भी उसका एसेट है। और कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि बैंक के ब्रांचेस होते हैं ना, बहुत मल्टीपल ब्रांचेस है ना, तो वो सारी ही चीज़ें क्या है, बैंक के एसेट्स है, क्योंकि उसमें उसका ओनरशिप है। वहीं पे मैं लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो बैंक के जो लाइबिलिटीज़ है वो क्या है, मेनली डिपॉजिट्स, जो भी उसने इस पर्सन 1 से लिए थे डिपॉजिट्स, और 3% का वादा किया था कि मैं 3% आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो आने वाले टाइम पे बैंक को ये वापस से रिटर्न करना है। तो ये जो डिपॉजिट्स है, ये जो इसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है कि उनको ये रिटर्न करना है। और उसी के साथ बोरोइंग्स जो उसने अदर बैंक से, इंस्टीट्यूशन से किए हैं। एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक से भी जो है बोरो करता है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये अपने साथ भी बोरोइंग करते हैं जब भी इनको पैसों की नीड होती है। मान लेते कोई बड़ा कॉर्पोरेट का पर्सन आ गया, उसको लोन, उसको जो रिक्वायरमेंट है, जो भी उसने डिपॉजिट किए थे, तो बैंक जो है अपने डिपॉजिट्स को हमेशा अपने पास नहीं रखा रहता, वो क्या करता है, उसको इन्वेस्ट करता है मार्केट में। तो उसको बहुत अर्जेंटली नीड हो गया तो वो दूसरे बैंक से बोरो कर लेता है, तो वो जो बोरो कर रहा है वो भी उसकी लाइबिलिटीज होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एसेट और लाइबिलिटीज क्या है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है, कि बैलेंस शीट क्या है। देखिए अगर मैं लेमैन में वापस से बात करूँ तो बैलेंस शीट क्या है, खाता बुक है, जो हर एक फर्म, चाहे वो एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस हो, चाहे वो एक छोटा सा फर्म हो, जो इंडिविजुअल एक पर्सन चला रहा है, तो वो एक बैलेंस शीट बनाता है हर एक साल पे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो देखता है कि मेरे बिजनेस में मेरी लाइबिलिटीज कौन सी, मेरी एसेट्स कौन सी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मेरी ओनरशिप है और ऐसी कौन सी चीज़ में जिसमें मेरी ओनरशिप नहीं है। तो वो जो खाता बुक बनता है जिसमें ये एसेट और लाइबिलिटीज लिखे रहते हैं, उससे ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये एक राजू का एक हार्डवेयर शॉप है, हाँ उसका एक बैलेंस शीट है, ये एक बैंक का एक बैलेंस शीट है, और ये शांतनु एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो इसका एक बैलेंस शीट नहीं होगा क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन है। फर्म और इंस्टीट्यूशन का ही बैलेंस शीट होता है। लेकिन इस एग्जांपल से आपको समझ में आया कि बैलेंस शीट कितना डिफर करता है राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला अगर मैं राजू की बात करूं तो राजू ने एक लोन लेकर रखा है बैंक से, ठीक है, तो क्योंकि वो लोन है और आने वाले टाइम पे उसको बैंक को लौटाना है, उस पर उसका ओनरशिप नहीं है, तो राजू ने उसको वो लाइबिलिटीज साइड दिखा हुआ है। वहीं पे अगर बैंक की बात करूं तो बैंक के बीएल में, मतलब बैंक के बैलेंस शीट में, जब वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा कि मेरा किस किस में ओनरशिप है, तो जो लोन जो उसने राजू को दिया है वो अपने एसेट साइड दिखाएगा कि इसमें मेरा ओनरशिप है और राजू इन फ्यूचर मुझे रिटर्न करेगा। वहीं पे उसका जो कैपिटल अकाउंट है राजू का, वो भी उसके लाइबिलिटी साइड है। देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है और कैपिटल क्या है वो एक बार आप समझ लेंगे तो अच्छा है। कि देखिए जो भी पैसा प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि राजू यहाँ पे क्या एक प्रमोटर है जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जो भी वो पैसा उस बिजनेस में लगा रहा है उसको कैपिटल कहता है। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी कैसे है, वो तो उसका खुद का पैसा है। देखिए यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कि अ पर्सन एंड द एंटिटी इज डिफरेंट, मतलब दोनों ही एंटिटी डिफरेंट है। राजू एक एंटिटी है और उसका फर्म एक एंटिटी है, ये दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो हो सकता है कि राजू ने जब स्टार्ट किया था तो उसने कुछ पैसे अपने दोस्तों से लिए थे, तो दोस्तों का भी कुछ कैपिटल जो इस फर्म में लगा हुआ है, तो ये दोनों ही एंटिटीज जो अलग है, राजू अलग एंटिटी है, फर्म अलग एंटिटी है। जैसे ही ये पैसा इस फर्म में लग गया उसको हमने बोला कैपिटल, ठीक है। तो ये जो फर्म है ना, ये फर्म एक अलग एंटिटी है और ये एक कॉन्सेप्ट है कि फर्म जो है आने वाले टाइम पर राजू को ये वापस से रिटर्न करेगा। तो इसी की वजह से जो ये कैपिटल है जो इसने पैसा लगा, ये लाइबिलिटी साइड में आता है, ये एसेट साइड में नहीं आता।
इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बैंक के बीएल की बात करूं तो उसका जो कैपिटल होगा, जो उसके प्रोमोटर्स ने लगाए होंगे, जिन्होंने स्टार्ट किया था इस बैंक को, तो उनका भी जो कैपिटल साइड होता है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी बैंक जो है डिसॉल्व होगा तो देन दिस कैपिटल विल बी रीपेड टू दिस प्रोमोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल समझ में आ गया, आपको लोन्स का जो फंड है वो समझ में आ गया, लोन का जो राजू था वो उसका एसेट साइड में है। वहीं पे अगर मैं शांतनु की बात करूं तो शांतनु ने भी एक लोन लेके रखा हुआ है, कितना, 1 लाख रुपए का। तो वो भी जो 1 लाख रुपए का इस बैंक से लोन लेकर रखा वो भी शांतनु का क्या है, एसेट साइड में बैंक के बीएल में आता है। ठीक है, अब राजू का जो हार्डवेयर शॉप है, अगर मैं उसके एसेट्स की बात करूं तो उसका जो बैंक अकाउंट इस बैंक में खुला हुआ है वो उसका एसेट है ना। और जो उसका फर्नीचर है, मतलब जो उसका स्टॉक है, वो तो उसका एसेट सही, क्योंकि उसमें उसका ओनरशिप है। तो जो बैंक अकाउंट उसने इस बैंक में खोल के रखा हुआ है वो क्या है, राजू के लिए एसेट है। वहीं पे अगर मैं बैंक की बात करूं तो वो क्या है, लाइबिलिटी है, राजूस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ये डिफरेंस है कि फर्म के नाम पे जो अकाउंट खोलते हैं उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, और जो एक इंडिविजुअल के नाम पे कहते हैं उसको हम सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ एक जगह राजू की जो लाइबिलिटी है वो बैंक की एसेट है, और जो राजू की एसेट है वो बैंक की लाइबिलिटीज है, क्योंकि बैंक के लिए जो डिपॉजिट है वो लाइबिलिटीज है और जो लोन्स है वो एसेट्स है। वहीं पे मैं शांतनु की बात करूं तो उसका जो सेविंग्स अकाउंट है, उसका जो एफडी है, वो शांतनु के इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो उसका एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट, हाउ इट इज डिफरेंट इन अ बैंक व्हेन वी कंपेयर टू अ फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म से हम कंपेयर करते हैं तो एक बैंक की बैलेंस शीट किस तरीके से अलग दिखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अभी हमने समझा बैलेंस शीट, ठीक है, अब हम समझेंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो भी कॉमर्स से जिन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया उन लोग को पता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स अगर उनको नहीं पता तो मैं आप लोग को ये बता दूं। देखिए, बैलेंस शीट जो होता है वो हमारे हर साल बनाया जाता है, और उसमें ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमारी ओनरशिप है और कौन सी नहीं है जिसमें ओनरशिप नहीं है। उससे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। वैसे ही हमारे पास एक पीएनएल अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट भी हम हर साल बनाते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस में जो हमारा कोर बिजनेस है उसमें हमारा खर्चा या हमारा प्रॉफिट्स या इनकम कितनी रही होगी। अगर आप मान लेते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस है तो वो दोनों ही चीज़ें बनाता है, वो पीएनएल भी बनाता है और बैलेंस शीट में बनाता है। बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटी दिखा देगा, लेकिन पीएनएल में क्या दिखाएगा, जो उसका कोर बिजनेस है। कोर बिजनेस में मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। अब जो टॉय वो बना रहा है उसमें उसकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है, उसके सेल्स से कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पीएनएल में दिखाएगा। उसके साथ वो ये भी दिखाएगा कि इस टॉय को बनाने में मेरा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस टॉय को बनाने में लगी, कौन कौन सी लागत लगी, कितने मैन्युफैक्चरिंग लेबर मैंने रखे हुए थे, कितने मैंने इसमें दूसरे खर्चे के एक्सपेंस किए हैं कि पार्ट्स लेके आया कहीं से, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हुआ। तो ये जितने भी खर्चे होते हैं ना वो पीएनएल में दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाते हैं, पीएनएल में आप वो दिखाते हैं जो कोर बिजनेस है आपका, उसमें कितने खर्चे और कितने आपके इनकम हुआ, और उनका हिसाब किताब करके आप ये निकालते हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अगर मैं कंपेयर करूं, मैं आपको ये समझाऊं कि एक बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस तरीके का दिखता है। तो फर्स्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो बड़ा इनकम है कोर बिजनेस का, वो तो बैंक का वही इंटरेस्ट इनकम है कि जो वो लोन प्रोवाइड कर रहा है उससे जो वो इंटरेस्ट कमा रहा है वही उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। दैट्स वाई आप अगर देखोगे तो बैंक के पीएनएल में पहला जो इनकम आता है वो इंटरेस्ट का इनकम आता है। अगर आप ऑनलाइन इसको देखोगे तो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होता है इसका, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके का दिखाया, लेकिन आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर कभी भी आप जो एक बैंक का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या पीएनएल निकालोगे तो इंटरेस्ट इनकम क्या है, इंटरेस्ट इनकम है जो भी उसको इंटरेस्ट अर्न हो रही है लोन से, उससे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को पहले माइनस करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, जो भी इंटरेस्ट आप डिपॉजिट्स में दे रहे हो। आपको याद है पहले वाले एग्जांपल में कि पर्सन लोन से डिपॉजिट किया था उसमें 3% का इंटरेस्ट दे रहा था, तो ये वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है कि कितने आपने लोन देके इंटरेस्ट कमाया और कितना आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस गवाया उन्हीं डिपॉजिट्स पे। उससे हमारा आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि नेट NII क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, कि आपने डिपॉजिट में कितना दिया इंटरेस्ट और लोन से कितना कमाया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। फिर इस नेट इंटरेस्ट इनकम में हम नॉन इंटरेस्ट इनकम को प्लस करते हैं। नॉन इंटरेस्ट इनकम जिससे हम फीस और कमीशन करते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड जब बैंक बेचता है तो उसमें एक फीस चार्ज करता है, या फिर जब वो एक लोन का प्रोसेस करता है तो उसमें भी वो फीस एक लेता है। तो ये होता है नॉन इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ
बैंक, क्योंकि ये कोर बिजनेस नहीं है, कोर बिजनेस ही है लेकिन ये कि इंटरेस्ट इनकम नहीं है, नॉन इंटरेस्ट इनकम है ना, फीस और कमीशंस। उसके साथ फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जो है माइनस करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या, सैलरीड जो एम्प्लॉयज को दे रहा है या ब्रांचेस को रन करने में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसको माइनस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, PPOP, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बहुत एक बढ़िया टर्म है PPOP। आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे तब भी आपसे हर एक इंडिविजुअल ब्रांचेस का PPOP निकलता है कि उसका जो ब्रांच है वो कितना लोन प्रोवाइड कर रहा है, कितना डिपॉजिट ला रहा है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, ये मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। तो PPOP जो है वो 2,50,000 जैसे कि आ गए, इन सबका ही एडअप और माइनस करने के बाद, ठीक है। फिर हम लोन लॉस प्रोविजन को भी माइनस करते हैं। लोन लॉस प्रोविजन क्या होता है, लोन लॉस प्रोविजन मतलब जो भी लोन आपने मार्केट में दिए हैं उसमें से एक प्रोविजन बना लेते हैं कि इसमें डाउट है यार कि ये पता नहीं है वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना लेते हैं लोन लॉस प्रोविजन। कि हो सकता है कि यार जो मैंने लोन दिए हैं, मान लेते हैं 10 लाख का लोन दिया, उसमें से 50,000 तो यार मेरा प्रोविजन में बना के चलता हूँ कि ये लोन मुझे वापस नहीं मिलेगा, ये डिफॉल्ट होगा, तो उसका माइनस भी हम उसी फाइनेंशियल ईयर में कर देते हैं। और उससे हमें मिल जाता है PBT, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये टैक्स से पहले का प्रॉफिट है जो हमारा आया 2 लाख। फिर हम इसमें टैक्स माइनस करते हैं, लेट्स सपोज 30% का स्लैब ले लेते हैं, 2 लाख का जो 60,000 निकलता है, और उससे हमारा पैट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 1 लाख, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया शायद, आई थिंक, तो ये 1,40,000 होना चाहिए। ओके, तो 1,40,000 होना चाहिए। तो ये हमारा पैट आया। ओके, तो दिस इज अ फॉर्मेट। जब आप बैंक भी ज्वाइन करोगे तो हर एक ब्रांचेस का हर महीने एक PPOP निकलता है, और यही कैलकुलेट होता है कि आपका PPOP जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। सो मैंने आपको क्या क्या बताया, वापस से गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि एक बैंक क्या है, फिर मैंने समझाया एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, फिर प्यारा सा कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट आपको समझाया कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल का बैलेंस शीट, एक हार्डवेयर स्टोर का बैलेंस शीट कैसे डिफर करता है एक बैंक के बैलेंस शीट से। फिर मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसका कोर बिजनेस है उस वो किस तरीके से दिखता है, और उससे कैसे प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट इनकम को फिर उसको माइनस करके, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारे पास PPOP मिलता है, फिर हमारा स्पैट मिलता है। देन अब समझते हैं कि ये अगर हम प्रॉफिट्स की हमने इतनी बात करें तो अगर टॉप बैंक्स कौन से हैं, HDFC, ICICI, SBI, इनमें से टॉप बैंक कौन सा है जिसका मार्केट शेयर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप ये लिस्ट देखोगे, ये लेटेस्ट लिस्ट है जिसमें HDFC का जो मार्केट शेयर है वो 13.81 लाख करोड़ है, वहीं पे ICICI का जो 9.43 करोड़ है, उसके बाद है SBI, फिर है कोटक, फिर एक्सिस, फिर BOB। ये जो मार्केट जो है मार्केट कैप है इनका, है ना, HDFC ऑन द टॉप। तो इसी की वजह से, क्योंकि ये टॉप 3 बैंक्स है, तो इन्हीं को ही बैंक मतलब RBI ने बोला या गवर्नमेंट ने बोला दे आर द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब है कि इन तीनों ही बैंक को एक कैटेगरी में डाल दिया है जिसको बोला सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसका मतलब कि दे आर टू बिग टू फेल। अगर ये फेल होते हैं तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी में पड़ेगा जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ये बैंक जो है कभी फेल ही ना हो। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जो है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में रखा है, क्योंकि इनके डिपॉजिट साइज या लोन साइज इतने बड़े हैं कि अगर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं तो एक तरीके से इकोनॉमी की वाट लग जाएगी। तो इस सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में आने के लिए एक क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। वो डिसाइड है कि इनका जो लोन साइज है, ये जो एसेट साइज है, वो 2% ऑफ GDP नहीं होना चाहिए। 2% ऑफ GDP नहीं होना चाहिए। अगर 2% ऑफ GDP है तो ये डायरेक्टली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं HDFC की बात करूँ तो इसका जो एसेट साइज है, मतलब जो लोन का साइज है, वो कितना 30 लाख करोड़ का है। वहीं पे ICICI का 50 लाख करोड़ का है, और वहीं पे SBI की बात करूँ तो 60 लाख करोड़ का है। तो अभी अगर मैं GDP की बात करूं तो GDP जो है वो 300 लाख करोड़ की है हमारी, है ना, और इसका अगर मैं 2% लगाऊं तो वो 6 लाख होता है। मतलब अगर किसी भी बैंक का 6 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट बुक साइज है तो वो डायरेक्टली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। और वहीं पे अगर मैं अभी देखूं तो HDFC जो 30 लाख पे है, मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल, मतलब 5 टाइम्स में। और अगर मैं SBI की बात करूं तो 10 टाइम्स ज्यादा है उस क्या बोलते हैं बेंचमार्क से। वैसे ICICI भी एक तरीके से 15 लाख पे। तो 2% ऑफ GDP अगर किसी भी बैंक का एसेट साइज है
तो वो डायरेक्टली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में जो है डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो मार्केट साइज है वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का ज़रूर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो आपके प्राइस होते हैं, आपका जो मार्केट का जो प्राइस जो डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। लेकिन अगर आप एसबीआई की बात करो तो एसबीआई का जो एसेट साइज है वही 60 लाख करोड़ का है, तो सोच सकते हो कि डिपॉजिट साइज कितना होगा। तो एसबीआई इज मच 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 बिगर देन दिस टू बैंक्स, ठीक है। इसी की वजह से ये जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है इसमें भी दो क्राइटेरिया, एक है बकेट 1 और एक है बकेट 3। तो ये जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से हमने बकेट 1 में रखा है और वहीं पे एसबीआई जो बकेट 3 में है। अब इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब अलग होते हैं, टाइटनिंग रूल्स है। अगर मैं एसबीआई की बात करूं, आरबीआई ज़्यादा वॉच करता है क्योंकि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, ये फेल होगा तो इकोनॉमी की तो एकदम ही खत्म ही हो जाएगा इकोनॉमी वैसे। तो इसी के लिए इसको बकेट 3 में रखा है। अब आपको ये नहीं समझना इसमें और डीप डाउन करके कि बकेट 1 में कौन कौन से रूल्स है रेगुलेशंस है, बकेट 3 में कौन से हैं। आपको सिर्फ इतना समझना कि 3 बैंक है जिसको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में रखा है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई, ओके। एंड आपको क्राइटेरिया भी याद रखना कि 2% ऑफ जीडीपी, और अभी की जो जीडीपी और 300 लाख करोड़ है, ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्या है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम क्या है कि कैसे हमारे बैंक्स जो है वो स्टैब्लिश्ड हुए, आज जो हमें बैंक्स दिखते हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए। तो इस एरा को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक है प्री इंडिपेंडेंस एरा जो 1770 से 1947 तक चला था, और एक चला है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसको हम 1947 से 1991 तक चला, और उसके बाद हमारा और एक एरा आता है जिसको हम अभी का एरा बोलते हैं कि आफ्टर 1991, ठीक है। तो अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करूं तो पहला जो बैंक था जो हिंदुस्तान में स्टैब्लिश्ड हुआ वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कोलकाता में स्टैब्लिश्ड हुआ था बाय द अलेक्जेंडर एंड कंपनी, बट ये फेल्ड हो गया 1832 बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक्स के स्टैब्लिशमेंट हुए थे 1806 से 1843 तक, जिसमें बैंक ऑफ कैलकाटा जो 1806 में आया था, जो लेटर इसका नाम बन गया बैंक ऑफ बंगाल, और फिर बैंक ऑफ मुंबई जो 1840 पे आया था, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में आया था। फिर 1921, इस दिन को आप याद रखिए, 1921 में ये तीनों ही बैंक जो है वो मर्ज आते हैं और मर्ज बनते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आज के टाइम पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद अदर बैंक्स भी स्टैब्लिश्ड हुए थे जैसे कि इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। आपको डेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं याद रखने, आपको सिर्फ ये जो इवेंट है 1921 का ये याद रखना है कि 3 बैंक जो मर्ज हुए थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा जिसको बैंक ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, 1921 में ये मर्ज होकर बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट आता है वो आरबीआई का आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पहले जो था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो गवर्नमेंट का बैंक था, मतलब जो भी डिपॉजिट जो भी टैक्स के कलेक्शंस होते थे उसका जो अकाउंट था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और जो ये एसबीआई का अकाउंट था यही सब कुछ कंट्रोल करता था। लेकिन एक सेंट्रल बैंक नहीं था पूरे कंट्री के लिए जो सारे ही बैंकों में नजर रखे। सारे बैंकों में नजर रखने का मतलब कि सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उसी के लिए आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया कि हमें एक सेंट्रल बैंक चाहिए जो सारी ही बैंकों को कंट्रोल करेगा, और वो जो सेंट्रल बैंक होगा वो गवर्नमेंट का बैंक होगा, मतलब गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो उस बैंक में रहेगा। तो उसी के लिए आरबीआई का स्टैब्लिश हुआ बाय द आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935 में। फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, जब हमारा नेशनलाइजेशन हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्राइवेटली ओन इंस्टीट्यूशन था, ये क्या था, प्राइवेटली ओन इंस्टीट्यूशन था, इस सरकार का अकाउंट इसमें जरूर था लेकिन सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये डिसाइड किया कि हमको एक नेशनलाइज्ड बैंक चाहिए, हमें एक ऐसा बैंक चाहिए जो नेशनलाइज्ड हो, मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे। नेशनलाइज्ड मतलब तो गवर्नमेंट कंट्रोल करे। तो 1 जनवरी 1949 को हमने इस आरबीआई को फुली गवर्नड ओन इंस्टीट्यूशन बना दिया। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं हुआ ना, आरबीआई जो स्टैब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन ये एक प्राइवेटली ओन ब्रिटिश का बैंक था जो ब्रिटिश चला रही थी। उसके बाद जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, देन वी कन्वर्टेड दिस बैंक इनटू अ नेशनलाइज्ड बैंक, एंड जनवरी 1 1949 को हमने इसे फुली गवर्न ओन इंस्टीट्यूशन बना दिया। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में जो एक खतरनाक मतलब बोल सकते हैं कि एक एरा स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्न एरा, जहां पर 1991 में जो अभी का प्रेजेंट बैंकिंग है, जहां पे हमने ये बोला कि यार
ये जो गवर्नमेंट बैंक्स हमने नेशनलाइज कर दिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में जब 1969 पे हो गया तो या 1970s में हो गया तो बहुत सारे बैंक्स को ना नेशनलाइज कर दिया था। मतलब गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हमें जो है प्राइवेटली ओन्ड बैंक नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए, हमें बैंक्स में गवर्नमेंट की कंट्रोल चाहिए और हम नहीं चाहते कि प्राइवेट बैंक्स जो है वो इकोनॉमी में चले। तो हमने सारे ही बैंकों को, मतलब कुछ 14 मेजर बैंक से उनका नेशनलाइजेशन कर दिया, फिर कुछ 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो इस तरीके से हमने सारे ही बैंक को गवर्नमेंट ओन कर दिए थे। लेकिन फिर बाद में ये समझ में आया कि इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक जो है वो एक प्रॉफिट भी उनसे जनरेट करना है, एक प्रॉफिट मोटिव में चलता है। ओके, वी नो दैट कि बैंक जो है वो एक सोसाइटी को सर्व करता है, लेकिन उसी के साथ उसका ये भी काम होना चाहिए कि वो प्रॉफिट मोटिव में काम करे, क्योंकि अगर बैंक प्रॉफिट मोटिव में काम करेगा तभी कंपटीशन रहेगा। जब कंपटीशन रहेगा तो तभी एक बैंक दूसरे बैंक से compete करेगा एंड देन जो बेस्ट होगा उनमें से वो आगे आ पाएगा। ठीक है, वरना तो बहुत खराब लोन्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जो आपको भी पता है। तो इसकी वजह से 1991 में एक रिफॉर्म हुआ जिसमें ये स्टैंड आउट किया कि हमें प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक्स को भी हमें जो है वो एंट्री देनी चाहिए, और उसके बाद ही ये HDFC और ICICI जैसे बैंक स्टैब्लिश्ड हुए। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक क्या है। देखिए, RBI तो मैंने आपको समझा दिया, ये एक गवर्नमेंट का बैंक है जिसमें गवर्नमेंट चलाता है इसमें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। वैसे इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, फिर देन वी गो टू मॉनेटरी पॉलिसी कि करंट रेशियो, SLR, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा एंड यू हैव अ क्लैरिटी कि हम लोग किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ बैंक समझाऊंगा, फिर मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल दैट। तो फॉर दिस वीडियो हम इसको यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने इसको पूरा ही वॉच किया होगा आई होप, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।